डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा में पेश। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विपक्ष के जोरदार हंगामे और नारेबाजी के बीच पेश किया बिल। विपक्ष ने दिल्ली में छात्रों पर बल प्रयोग मामले पर किया हंगामा। हंगामे की वजह से लोकसभा में शुरू नहीं हो सकी बिल पर चर्चा। परीक्षाओं में सुधार के लिए हाई पावर टास्क फोर्स का गठन। टास्क फोर्स की अध्यक्षता नंदन नीलेकणी करेंगे। टास्क फोर्स में देश के 6 प्रमुख विशेषज्ञों को शामिल किया गया। झारखंड में जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी में सीआईडी की जांच पर बीजेपी का बड़ा हमला। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने पीटी परीक्षा में अनियमितता की जांच पर उठाए सवाल। सीआईडी एडीजी की कार्यशैली पर जताई नाराजगी। मरांडी ने किया दावा, झारखंड में अफसर बनने के लिए 40 लाख के हैं रेट फिक्स। लखनऊ में सीएम योगी ने किया जनता दर्शन। लोगों से की मुलाकात, उनकी समस्याएं शिकायतें सुनी। सीएम योगी ने जनता दर्शन में आए लोगों को दिया भरोसा, परेशान न हो, हर उचित समस्या का निष्पक्षता से कराएंगे समाधान। अपराध और कब्जा की शिकायत पर कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में आए बच्चों से पढ़ाई और उनकी रुचि के बारे में भी जाना। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। देश भर में नीट पेपर लीक मामले को लेकर हुए छात्र आंदोलनों और शिक्षा व्यवस्था पर उठे सवालों के बीच केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विपक्ष के जोरदार हंगामे और नारेबाजी के बीच पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा में पेश कर दिया है। इसमें पेपर लीक पर 5 से 10 साल तक जेल और 50 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। संगठित अपराध पर 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना, 2 महीने में जांच और 3 महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई का प्रस्ताव रखा गया है। एंटी पेपर लीक बिल पेश होने के बाद विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन में चर्चा शुरू नहीं हो सकी। इस दौरान विपक्ष छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी कर रहा था। विधेयक पेश होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के कई वरिष्ठ नेताओं को इस पर बोलने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन कोई सदस्य नहीं बोला। इसके बाद उन्होंने कहा कि सभी दल लंबे समय से नीट पेपर लीक पर चर्चा की मांग कर रहे हैं और ये विधेयक परीक्षा व्यवस्था सुधारने की दिशा में पहला कदम है। उन्होंने विपक्ष से नारेबाजी के बजाय चर्चा में भाग लेने और सुझाव देने की अपील की, लेकिन हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग की। अमित शाह की अगुवाई में संसद परिसर में हुई इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। उधर कांग्रेस के सांसदों ने राज्यसभा में छात्रों के प्रोटेस्ट पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया। कांग्रेस की ओर से डिप्टी लीडर प्रमोद तिवारी ने ये मुद्दा उठाते हुए गृह मंत्री अमित शाह से जवाबदेही तय करने की मांग की। विपक्ष के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही तत्काल तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी गई। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां केंद्र सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं में सुधार के लिए एक हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया है। रविवार को यह फैसला नीट यूजी पेपर लीक को लेकर उपजे विवाद के चलते शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद लिया गया है। इस टास्क फोर्स की अध्यक्षता टेक्नोलॉजी के जाने माने विशेषज्ञ और इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी करेंगे। सरकार का मकसद परीक्षा प्रणाली को पहले से ज्यादा पारदर्शी, सुरक्षित और टेक्नोलॉजी पर आधारित बनाना है। सरकार की ओर से गठित की गई इस टास्क फोर्स में देश के 6 प्रमुख विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। इस टास्क फोर्स में इसरो के पूर्व चेयरमैन एस सोमनाथ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व डायरेक्टर तपन डेका, आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक्स के विशेषज्ञ अमृतलाल मीणा शामिल हैं। ये पैनल शिक्षा, विज्ञान, सुरक्षा, टेक्नोलॉजी और प्रशासन के सभी अहम क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। टास्क फोर्स को पूरी परीक्षा प्रक्रिया को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी दी गई है।
ये पैनल साइबर सुरक्षा को मजबूत करने, लॉजिस्टिक्स की योजना बेहतर करने और परीक्षा के संचालन में संरचनात्मक बदलाव लाने के सुझाव देगा। इसका मुख्य काम ये सुनिश्चित करना है कि भविष्य में होने वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं में कोई गड़बड़ी न हो और छात्रों का सिस्टम पर भरोसा बना रहे। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। At the moment, we need to thank the Honorable Prime Minister for swiftly putting a very credible national task force headed by world-renowned technologies and a person who's a great patriot, a strong professional, a founder of Infosys, etc. I think, and the exams today's world will be technology-driven. And more technology-driven, more transparency. There will be more transparency. Technology and transparency do go together. And then how do you prepare the students to use technology for examinations? All this would be a very important task before the task force. How the task force is going to work through its very credible 5 members already announced. And the team will also expand. Therefore, I think we should wait for more to come. But at the moment, we should say, feeling relieved, without losing time, the Prime Minister's communicated proactively setting up a national task force and headed by nobody other than Mr. Nandan Nilekani. अगली खबर का रुख करेंगे, जहां अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी और गबन के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नई विशेष जांच टीम के गठन के लिए 3 आईपीएस अधिकारियों के नाम अदालत के सामने रख सकती है। सूत्रों के मुताबिक नई एसआईटी में लखनऊ रेंज की आईजी किरण एस, अयोध्या के डीआईजी सोमेन वर्मा और अयोध्या के एसएसपी गौरव ग्रोवर को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। यूपी सरकार सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इन नामों का पैनल पेश करेगी। इसके बाद कोर्ट नई एसआईटी के गठन पर फैसला करेगा। इस मामले की जांच के लिए पहले गठित एसआईटी में लखनऊ मंडल के तत्कालीन कमिश्नर विजय विश्वास पंत और विशेष सचिव वित्त नीलरतन कुमार शामिल थे। अब इन दोनों की जगह 2 आईपीएस अधिकारियों को शामिल करने का प्रस्ताव है। बता दें कि राम मंदिर में चढ़ावे के आभूषणों से जुड़े कथित गबन के मामले में यूपी सरकार ने एसआईटी गठित की थी। जांच के बाद एफआईआर दर्ज की गई और मामले में कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई थी। इस पूरे विवाद के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के तत्कालीन महासचिव चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ट्रस्ट से जुड़े एक अन्य प्रमुख पदाधिकारी अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया था। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह जनता दर्शन कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं, शिकायतें सुनी। उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा कि परेशान न हो, सबकी उचित समस्या पर प्रभावी कार्रवाई कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि यहां आई शिकायतों का निस्तारण और समस्याओं का समाधान शीघ्रता से कराया जाए। मुख्यमंत्री जनता दर्शन में आए और फरियादियों के पास पहुंचे, जहां उन्होंने एक एक कर उनके प्रार्थना पत्र लेते हुए शिकायतों और समस्याओं को सुना। उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा कि परेशान ना हो, सबकी उचित समस्या पर प्रभावी कार्रवाई कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने पास में खड़े अधिकारियों को निर्देशित किया कि यहां आई शिकायतों का निस्तारण और समस्याओं का समाधान शीघ्रता से कराया जाए।
अलग अलग मामलों से जुड़ी समस्याओं के निस्तारण के लिए उन्होंने संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र संदर्भित कर निर्देशित किया कि सभी का निस्तारण निष्पक्ष और समयबद्ध होना चाहिए। अपराध व जमीन पर जबरन कब्जा किए जाने संबंधी शिकायतों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके साथ ही इलाज के लिए आर्थिक मदद से जुड़े प्रार्थना पत्रों पर उन्होंने अस्पतालों के एस्टीमेट की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने को कहा। सीएम ने लोगों को आश्वासित किया कि एस्टीमेट मिलते ही सरकार तुरंत धन उपलब्ध कराएगी। जनता दर्शन में अभिभावकों के साथ कुछ बच्चे भी आए थे। मुख्यमंत्री ने इन बच्चों को दुलारा, उनसे पढ़ाई और रुचि के बारे में भी पूछा, फिर चॉकलेट के साथ उन्हें आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री ने बच्चों से कहा कि मन लगाकर पढ़ाई करें। इसके साथ ही किसी अन्य विधा, खेल, गीत, संगीत, कला, नाट्य आदि में भी प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने भीतर की कला को निखारें। अगली खबर उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की राजनीति में लगभग हाशिए पर जा चुकी बसपा को एक बार फिर सक्रिय करने की पार्टी में सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। बसपा के संस्थापक कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस 9 अक्टूबर को इस सक्रियता को जमीन पर लॉन्च करने की योजना है। बसपा सुप्रीमो मायावती कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ में एक बड़ी रैली करके सक्रिय राजनीति में वापसी का संदेश देंगी। इस रैली का उद्देश्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों को एकजुट करना और सर्व समाज के समर्थकों को आकर्षित करना है। मायावती इस रैली के माध्यम से पार्टी की ताकत दिखाना चाहती हैं। लंबे समय बाद बसपा सुप्रीमो मायावती बड़ा सार्वजनिक मंच सजाकर सियासत में अपनी सक्रिय वापसी का संदेश देने की कोशिश करेंगी। प्रदेश भर से बड़ी संख्या में समर्थकों की भीड़ जुटा इनके सहारे पुराने अंदाज में मिशन 2027 का बिगुल बजाने की तैयारी है। प्रदेश में लगभग 22% आबादी वाले इस वर्ग को सभी दल ये संदेश देकर अपने पाले में खींचने का प्रयास कर रहे हैं कि बसपा का अस्तित्व अब समाप्त हो चुका है। इधर कई पुराने नेता पार्टी से चले गए या निकाल दिए गए थे। अब मायावती इस रैली में भीड़ जुटाकर ताकत दिखाना चाहती हैं। बहुजन समाज पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में तकरीबन 18 से 20% तक का वोट इसके पूर्व में रहा है। कमजोरी कहां पे रहेगी? बाद में संगठन के स्तर पर कमजोरी रहेगी। अब 2027 का चुनाव आ रहा है। अगर बहन मायावती सांगठनिक तरीके से अपने को मजबूत करती हैं, संगठन को मजबूत करती हैं, जमीन पर काम करती हैं, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी दल को एक बड़ी चुनौती पेश कर सकती हैं। बीएसपी तो मानव साहब ने बनाई और मानव साहब ने अपने जीते जी अपना उत्तराधिकारी और बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी माननीय बहन जी को बना के गए हैं। जो माननीय बहन जी मानव साहब की विचारधारा को, बहुजन समाज पार्टी को लेकर के बड़ी मजबूती से चल रही हैं। और हम लोगों ने बिना किसी दल के गठबंधन के 2007 में सरकार बनाई थी, फिर एक जनता का गठबंधन तैयार करके 27 में सरकार बनाने का काम करें। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किसानों की सबसे अहम भूमिका होगी, जिन्हें साधने के लिए भाजपा नई रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। रविवार को मोदी के मन की बात को सुनने के लिए पहली बार किसान मोर्चा ने हर जिले में एक बड़ी स्क्रीन लगाई, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने एकत्रित होकर पीएम के मन की बात कार्यक्रम सुना। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश में किसानों को साधने के लिए नई रणनीति पर काम कर रहा है। भाजपा किसान मोर्चा नए सिरे से ग्रामीण क्षेत्रों में जनाधार मजबूत करने में जुटा हुआ है। मन की बात कार्यक्रम के बाद किसानों के बीच टिफिन चौपाल आयोजित होगी। किसान अपने अपने घर से टिफिन लेकर आएंगे, जहां सामूहिक रूप से भोजन करते हुए ये संदेश देने का प्रयास होगा कि पार्टी भेदभाव रहित समाज के लिए प्रयासरत है। पश्चिम उत्तर प्रदेश से किसान आंदोलन की चिंगारी उठती रही है, जहां गांवों में चौपालों का क्रम लंबा चलेगा। किसानों के बीच टिफिन चौपाल में सहभोज के जरिए पार्टी सामाजिक समरसता का बड़ा संदेश देगी। डिजिटल प्रशिक्षण व प्राकृतिक खेती की कार्यशालाओं की समीक्षा की जाएगी और हर व्यक्ति एक पेड़ मां के नाम लगाएगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक तैयारियों के साथ साथ जनता के साथ संपर्क संवाद का कार्यक्रम भी निरंतर बनाए हुए है। जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता तक कैसे पहुंचे, इस पर प्रत्येक कार्यकर्ता और प्रत्येक कार्यक्रम में इस पर पूरा ध्यान होता है। भारतीय जनता पार्टी इस तरफ पूरी तरह से गंभीर है और चुनाव जब भी आएगा भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ मैदान में हो।
झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और वर्तमान में झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने 14वीं जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में झारखंड सरकार पर करारा हमला करते हुए सीआईडी जांच पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इसी सिलसिले में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस मामले में सीआईडी जांच सच को सामने लाने के लिए नहीं बल्कि सबूत मिटाने के लिए कराया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ही सारी गड़बड़ी करवा रही है। उन्होंने साफ किया कि राज्य सरकार का मतलब मुख्यमंत्री होता है। अगर मुख्यमंत्री इस मामले में पूरी तरह पाक साफ हैं, तो उन्हें सीबीआई जांच से आपत्ति क्यों है? मुख्यमंत्री को तुरंत पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए, ऐसा बाबूलाल मरांडी ने कहा। वहीं बाबूलाल मरांडी ने यह भी कहा है कि शराब घोटाले से लेकर जेएसएससी, सीजीएल सहित अन्य मामलों में सीआईडी जांच के ट्रैक रिकॉर्ड का मूल्यांकन कर लीजिए, सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और सीआईडी जांच की विश्वसनीयता का पता चल जाएगा। इसके अलावा उन्होंने सीआईडी के अपर महानिदेशक मनोज कौशिक की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया और कहा कि मनोज कौशिक अभी मुख्यमंत्री के काफी चहेते अफसर बने चुके हैं। इन्हें तीन पदों पर रखा गया है। कोयला, बालू सहित अन्य खनिज संपदा में उगाही का काम इन्हीं के जिम्मे है। नेता प्रतिपक्ष ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान ये भी कहा कि कर्नाटक के एक छात्र ने जनवरी में ही जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष एल ख्यांगते को पत्र लिखकर ओएमआर शीट में गड़बड़ी और टीडीपीएल के कर्मचारी अभय तिवारी की कारस्तानी के संबंध में बताया था। इसके पूर्व भी रेंज अफसर की परीक्षा में गड़बड़ी की जानकारी उन्हें दी गई थी। वहीं दोनों मामलों में उन्होंने कुछ भी कार्रवाई नहीं की, केवल इस्तीफा देकर वो कैसे मुक्त हो सकते हैं? सरकार को एल ख्यांगते के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। एफआईआर हुआ है वो किसके बयान पर दर्ज किया गया है एफआईआर, और एफआईआर दर्ज किए जाने के पूर्व किसी किस्म की प्रारंभिक जांच किए जाने के संबंध में भी कोई सूचना नहीं है। अरे कोई भी एफआईआर होता है तो कोई ना कोई कंप्लेनर होता है, या कोई कंप्लेनर नहीं तो कोई तो जांच पड़ताल होता है, लेकिन इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। इसे लगता है कि आनंद फानन में। स्वागत है आप सबको। सबसे पहले तो आज कारगिल दिवस है, इसलिए कारगिल दिवस के शुभ अवसर पर कारगिल में जो शहीद हुए उन सभी वीर सपूतों को, वीर जवानों को मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। और अगली खबर, झारखंड के पलामू में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी मामले में पुलिस द्वारा अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसके तहत जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में 1.5 करोड़ की कीमत का करीब 320 किलोग्राम गांजे से लदा एक ट्रक जब्त किया गया है, जिसे लेकर पलामू जिले के पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बीते 25 जुलाई को छापेमारी की कार्रवाई शुरू की गई थी। एसपी के नेतृत्व में ही ये कार्रवाई जपला छतरपुर मार्ग पर गहमरिया के पास की गई, जहां ट्रक के अंदर बने गुप्त लकड़ी के चैम्बर से गांजे की बड़ी खेप बरामद हुई है, जहां से पुलिस ने मौके से ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं प्रारंभिक जांच में मामला अंतर्राज्यीय तस्करी गिरोह से जुड़ा सामने आया है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है और जल्द इस मामले में बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। बिहार से होते हुए जपला के रास्ते एक ट्रक में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अवैध गांजा तस्करी किया जा रहा है, अंतर्राज्यीय तस्करी के रोके जा रहा है। सभी सूचना के आलोक में तुरंत हुसैनाबाद अनुमंडल पुलिस और हुसैनाबाद थाना पुलिस एक्शन में आई और एक एसआईटी का गठन किया गया। करीब रात को 12 साढ़े 12 के आसपास हम लोग चेकिंग लगवाए गमरिया गांव के सामने छतरपुर मेन रोड पर, जहां एक ट्रक जो जिसका नंबर संदिग्ध था उसको रोका गया। वहीं वाराणसी पुलिस ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह का भांडाफोड़ किया है। साइबर थाना और साइबर क्राइम सेल ने 6 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। देश भर के लोगों से ठगी के लिए इस्तेमाल हो रहे 21 बैंक खाते पुलिस ने फ्रीज कर दिए हैं। इन खातों में करीब 7.64 करोड़ के साइबर फ्रॉड का लेन देन मिला है। आरोपियों के कब्जे से चेकबुक, पासबुक, डेबिट कार्ड, मोबाइल फोन, सिम कार्ड व आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। गिरोह बैंक खाते खुलवाकर उन्हें साइबर ठगों को कमीशन पर उपलब्ध कराता था। देश के कई राज्यों में फैले साइबर फ्रॉड नेटवर्क से जुड़े हैं, जिनमें गिरफ्तारी आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। साइबर थाना वाराणसी में मुकदमा दर्ज कर नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है। उधर वाराणसी पुलिस ने अपील की है कि किसी भी लालच में आकर अपना बैंक खाता, एटीएम, चेकबुक या सिम किसी को ना दें।
जिसमें कि 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मैं इनका काम करने का तरीका, एक अपराध करने का तरीका आपको बता दे रही हूँ। इनमें से 2 लड़कियां हैं जो कि सोनभद्र की रहने वाली हैं, जो लोगों को फोन करती हैं, उनको प्रलोभन देती हैं कि आपका अकाउंट खुलवाया जाएगा। कभी वो बैंक की एम्प्लॉयज बन जाती हैं, कभी वो इन्वेस्टमेंट के नाम पे इस प्रकार से लोगों को प्रलोभन देके उनके आईडीज लेके आधार कार्ड, पैन कार्ड, अकाउंट खुलवाती हैं विभिन्न विभिन्न बैंकों में। उसके बाद उन्हीं के जो बाकी 4 संचालक है, जिसमें एक पोस्टमैन भी है, और इसी में एक आधार कार्ड के साथ छेड़छाड़ करके, एड्रेस चेंज करके, कभी कभी फोटो भी चेंज करके, सारी के सारे जो बैंक के दस्तावेज होते हैं, जैसे कि पासबुक, चेकबुक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सारे एक स्पेसिफिक पते पे सिगरा में मंगवा लेते हैं। अगली खबर, श्रावण माह में कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित और गुणवत्तापरक भोजन उपलब्ध कराने के लिए अमरोहा में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है। खाद्य विभाग की टीमों ने कांवड़ मार्ग पर स्थित ढाबे, रेस्टोरेंट और खाद्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा जांच शुरू कर दी है। श्रद्धालुओं की शिकायत के लिए होटल, ढाबों पर QR कोड लगाए जा रहे हैं। QR कोड स्कैन कर फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप पर शिकायत दर्ज की जा सकेगी, जिसका निस्तारण 1 घंटे के अंदर किया जाएगा। विभाग ने कांवड़ रूट पर मांसाहारी भोजन परोसने वाले होटलों और ढाबों को बंद रखने के भी निर्देश दिए हैं। शासन एवं जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के अनुसार कांवड़ यात्रा प्रारंभ होने वाली है, और कांवड़ यात्रा में जो आने वाला, जिसे हमें मुख्य मार्ग यहाँ पे NH9 है, नेशनल हाईवे, उस नेशनल हाईवे के किनारे जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, फूड स्टॉल्स हैं, उन सभी का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है तथा उन पर जो है फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप चस्पा किए जा रहे हैं, जिसमें ग्राहक संतुष्टि फीडबैक के माध्यम से अपनी जो है फीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा जो रास्ते में कांवड़ मार्ग में पड़ने वाले मांस, मछली, अंडे, इनकी दुकानों को जो है बंद कराने के निर्देश दिए गए हैं। अगली खबर, विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारी, प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। मेला क्षेत्र में कांवड़ियों की सुरक्षा पर प्रशासन का विशेष ध्यान है। शरारती तत्वों पर CCTV और ड्रोन से नजर रखी जाएगी। दुमका के DC A डूडे ने बताया कि DSP, इंस्पेक्टर, BDO और CO की तैनाती की गई है। सिविल ड्रेस में तैनात पुलिसकर्मी भी चप्पे चप्पे पर मुस्तैद रहेंगे। कांवड़ियों की सुविधा का ख्याल विशेष तौर पर रखा गया है। मेला क्षेत्र में एम्बुलेंस, टेंट, शौचालय और पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। वहीं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बाहर से अतिरिक्त फोर्स और मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। DC डोडे के अनुसार पहली बार बासुकीनाथ का ऑनलाइन दर्शन और दान देने की सुविधा भी दी गई है। असमर्थ श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ का ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं और QR कोड के जरिए दान भी दे सकते हैं। 21 जुलाई को श्रावणी मेले के उद्घाटन अवसर पर 2 मंत्री भी मौजूद रहेंगे। श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालु सुल्तानगंज से जल भरकर देवघर की यात्रा कर सकेंगे। DC A डूडे ने बताया कि देवघर स्थित ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ धाम और दुमका स्थित बासुकीनाथ धाम में सोमवार और मंगलवार को ज्यादा भीड़ रहती है। बासुकीनाथ धाम में अर्घा सिस्टम के जरिए कांवड़िए जलार्पण कर स्क्रीन पर बाबा और माता का दर्शन कर सकेंगे। बता दें कि सावन में बिहार, बंगाल, झारखंड, UP, मध्य प्रदेश के अलावा नेपाल और भूटान से शिव भक्त जलार्पण करने देवघर और बासुकीनाथ धाम पहुंचते हैं। 1 महीने तक चलने वाले राजकीय मेले की तैयारियों की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। बैठक में दुमका और देवघर के सभी अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।